हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयस पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल शास्त्र में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं, हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, विकास की अवधारणाएं। फर्स्ट टॉपिक हमारा आज हम उस पे एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नया, जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास के चरण होते हैं। आज हम अभी इसमें सिर्फ देखेंगे कौन सी स्टेज होती है और कितने ईयर की होती है, ऊपर देखेंगे। उसके बाद फिर अपना एक एक करके सारा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं विकास के चरण कौन से होते हैं। इसमें पहला चरण जो होता है इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था, जिसको जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है। और दूसरा इसमें जो अवस्थाएं होती है वो चाइल्डहुड स्टेज, बाल्यावस्था है, जो 2 से 12 वर्ष तक है। अब 2 से 12 वर्ष तक तो है, पर इसमें 2 होती है। एक होती है अर्ली चाइल्डहुड और एक होती है मिडल। एक पूर्व बाल्यावस्था होता है, एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होता है और उत्तर बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से 12 वर्ष तक होता है। अभी जब हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, जैसे इन्फेंसी स्टेज हुआ, चाइल्डहुड स्टेज हुआ, उसके बाद एडोलसेंस स्टेज हुआ, ये सब जब स्टार्ट करेंगे तो हम उसको और डीपली पढ़ेंगे। और तीसरा स्टेज जो आता है हमारा एडोलसेंस स्टेज, जो किशोरावस्था होता है, जो कि 12 से 18 वर्ष तक होता है। तो हमने देख लिया कि हमारे विकास के चरण 3 होते हैं। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। चलो फिर आइए हम देखते हैं पहला जो इन्फेंसी स्टेज यानी शैशवावस्था है। अब शैशवावस्था जैसे मैंने हम लोग बता ही दिया था कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि पहला लंबाई व भार में तीव्र वृद्धि, जैसे कि बताया है इसमें इन्फेंसी स्टेज होती है, इसमें ग्रोथ जो है बहुत तेजी से होता है बच्चों का। पहला है लंबाई व भार में तीव्र वृद्धि। दूसरा जानने के लिए संवेदी अंगों पर निर्भरता। अब जानने के लिए संवेदी अंगों पर निर्भरता मतलब ये किसी भी चीज को अगर इनको जानना है तो हाथ लगा देंगे या फिर कोई चीज अगर लेके मुंह में डाल लेंगे या फिर उस पे पैर लगा देंगे। वही है कि जानने के लिए संवेदी अंगों पर निर्भरता, जैसे आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, वही जो मैंने बात बताई। फिर हाथ पैर से सोचने की अवस्था, यह अपना किसी भी चीज को अगर इनको जानना है तो उसमें ये दिमाग नहीं लगाते हैं, ये सीधे उसमें पहले हाथ मारेंगे या तो पैर मारेंगे। जैसे आग है, अलाव जल रहा है इनके सामने, अब उसको ये जानने के लिए ये नहीं समझे कि हाँ ये आग है, इससे जल जाएंगे, या तो उसमें हाथ मारेंगे या तो पैर मारेंगे। ये है हाथ है पैर से सोचने की अवस्था। जीवत्वारोपण यानी जीवत्वारोपण, ये 2 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक जीवत्वारोपण और एक वस्तु अस्थायिक यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब जीवत्वारोपण क्या होता है? यह निर्जीव को सजीव समझना। मतलब जैसे ये टॉय इनके पास होता है, ये टॉय को खिलाएंगे, नहलाएंगे, पिलाएंगे, ये सोचते हैं कि जो उनके पास टॉय है या फिर डॉल या उनके पास जो भी बॉय है, वो सोचेंगे कि वो भी हमारी तरह ही है और उसमें भी जान होता है। दूसरा है वस्तु अस्थायिक यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं और नष्ट नहीं होंगी। यानी कि जैसे पापा मम्मी जो है स्कूल जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं और ऑफिस जाते हैं सुबह और शाम को चले आते हैं, पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, कोई अगर इनका टॉय छिपा दो तो ये नहीं सोचेंगे, या फिर खो जाए तो ये नहीं सोचेंगे कि टॉय खो गया, ये सोचेंगे टॉय कहीं है और वापस फिर से आएगा। तो इनके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना जाता है वस्तु अस्थायित्व का, कि संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी हैं और वह नष्ट नहीं होंगी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व मतलब इनसे भाई किसी से मतलब नहीं रहता है, ये सिर्फ पूरे परिवार में अपनी माँ को समझते हैं सब कुछ और उन्हीं से सब कुछ है। अगर रोना है, इनको बुलाना होगा तो माँ को बुलाएंगे, सीधी सी बात है, इनसे पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है। अनुकरणात्मक प्रवृत्ति मतलब ये जो सामने देखेंगे, इमिटेशन जो होता है, ये जो चीज देखेंगे उसी का अनुकरण करने लगते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार मतलब कि जैसे मैंने बताया कि ये इनको अपनी माँ से मतलब रहता है। अगर इनको दूध चाहिए ये तो खूब तेज रोएंगे, रो के बुलाएंगे। इनको अगर दूध चाहिए होगा तो ये अपने संवेदी प्रेरक मतलब संवेदों से, अपने संवेदी अंगों से ही इनको बुलाएंगे। अगर इनको दूध चाहिए तो ये रो के माँ को बुलाएंगे। इनमें काम प्रवृत्ति पाई जाती है। काम प्रवृत्ति यानी जैसे अंगूठे चूसना, ये सब होता है, इसमें काम प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। और इसमें 2 चीज का अभाव होता है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं।
पर इनमें दो चीज का अभाव होता है, एक सामाजिक और नैतिक जीवन का अभाव। इनसे समाज से कोई मतलब नहीं है, एक भी परसेंट लेना देना नहीं है। और नैतिक जीवन यानी नैतिक जीवन मतलब इनमें मोरल की क्या होगी, जहां बैठे हैं वहीं पुट्टी कर दिए, सुसु कर दिए, कुछ भी कर दिए, ये इनके अंदर जीवन में अभाव होता है। अब एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता दूं कि पियाजे ने इस स्टेज को अपने स्टेजेस में, जैसे मैं बता दूं आपको, पियाजे ने भी स्टेज थ्योरी दी है। तो पियाजे इस स्टेज को अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पियाजे अकॉर्डिंग टू पियाजे किसको बोलते हैं, ये संवेदी प्रेरक अवस्था। पियाजे के अकॉर्डिंग इसको संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं। तो हम इन्फेंसी स्टेज देख लिए हैं, शैशवावस्था। अब हम देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड, जो पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था है, जो कि 2 से 6 वर्ष था। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं। सबसे पहला इसमें क्या है, सामाजिक जीवन का प्रारंभ। अब सामाजिक जीवन का प्रारंभ मतलब मैंने बताया था इन्फेंसी स्टेज में कि वह सिर्फ पूरी दुनिया उसकी माँ होती है, सिर्फ माँ के पास रहेगा और माँ से ही मतलब रहता है और किसी से कोई मतलब नहीं रहता। पर इसमें या घर के और बड़े सदस्यों या फिर आसपास पड़ोसियों समाजों से वह संपर्क रखना शुरू कर देता है, तो सामाजिक जीवन का प्रारंभ होता है। ठीक, फिर बहिर्मुखी व्यक्तित्व का प्रारंभ मतलब पहले वह घर में ही रहता था, अब आसपास पड़ोस के और भी लोगों से कांटेक्ट में रहता है, उनसे बातें करना, उनके साथ रहना, ये सब शुरू हो गया। फिर टोली निर्माण का कार्य मतलब तीसरा है टोली निर्माण, जैसे वह समकक्ष अपने समकक्षी बच्चों के साथ रहना या फिर उनके साथ खेलने के लिए टोलियों का निर्माण करना शुरू कर देता है। फिर चौथा आता है सेंट्रेशन, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वाले में बहुत पूछा जाता है सीटेट में। सेंट्रेशन मीन्स किसी वस्तु या घटना का केवल एक पक्ष देख पाना, मतलब कोई भी चीज है, बच्चा इस अर्लियर चाइल्डहुड में सेंट्रेशन इसलिए होता है कि वह किसी एक पक्ष को देख पाता है, दूसरे पक्ष को वह नहीं देख पाता। जैसे इसमें एक चीज और आती है, जैसे केंद्रण है, इसी तरह आता है संरक्षण। संरक्षण में क्या होता है, बच्चा दो चीजों में कभी भी कंफ्यूज रहता है हरदम, तो वो सेंट्रेशन की ही वजह से होता है कि संरक्षण में बच्चा दोनों चीज को समाज में नहीं संभाल पाता है। उसका कारण क्या है कि किसी वस्तु या घटना का केवल एक ही पक्ष देख पाना, इसीलिए होता है केंद्र। ठीक है, अब तर्कणा का दिवस अपने जो होता है, रीजनिंग नाइटमेयर होता है, वो तर्क करने पर तर्क सही नहीं होते हैं। जैसे वो तर्क करेंगे पर उनके तर्क सही नहीं होंगे। जैसे मान लो आपको जो है एक बच्चा गया मॉल में, गया अपनी माँ के साथ, ठीक है, अब वह चॉकलेट मांग रहा है या फिर चॉकलेट छोड़ो, उसकी तबीयत खराब है, आइसक्रीम मांग रहा है। ठीक है, उसकी माँ कहती है नहीं आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम गंदा होता है। ठीक है, अब वह एक बच्चा और अपनी माँ के साथ आया है, वह आइसक्रीम खा रहा है। अब वो बोलेगा कि मेरी माँ अच्छी नहीं है, मेरी मम्मी गंदी है और उसकी मम्मी अच्छी है। अब वो ये नहीं देखेगा कि उसको फीवर है, ये नहीं देखेगा फीवर है इसके लिए मना किया गया है, बस वो ये उसको आइसक्रीम नहीं मिली तब वो कहेगा मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, मेरी मम्मी गंदी है और उसकी मम्मी उसको आइसक्रीम दे रही है इसलिए अच्छी है। मतलब तर्क करेंगे पर तर्क सही नहीं होगा। ठीक, फिर जिज्ञासा की तीव्रता। अब इसमें जिज्ञासा की भी तीव्रता होती है कि कोई भी चीज अगर उसके सामने पड़ रही है तो वह उसके बारे में तुरंत क्वेश्चन करेगा, क्या है, कैसे है, क्यों ही है, ये उसके अंदर तीव्र जिज्ञासा की भावना उत्पन्न होती है। फिर प्रश्नों का काल, जो भी देखेगा पूछेगा ये क्यों ही है, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं होता है। ठीक है, ये होता है। फिर लिंग विभेदीकरण। लिंग विभेदीकरण मतलब उनमें ये पता चल जाता है कि लड़का ये लड़की है और ये लड़के हैं, इसका अंतर करना बच्चा जान जाता है। फिर 9वां है अंतःप्रज्ञा चिंतन। अब ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। अंतःप्रज्ञा चिंतन मतलब ऐसा चिंतन जिसका वातावरण से सीधे संबंध ना हो। अब मतलब सिर्फ उसके खुद के चिंतन जिसका वातावरण से सीधा संबंध हो ही ना हो। अब जैसे शक्तिमान, मैं शक्तिमान की तरह उड़ने लगूं, या फिर हैरी पॉटर की वो झाड़ू मिल जाए मुझे, अब मैं हैरी पॉटर की झाड़ू लेकर उड़ जाऊं। अब इसका क्या सीधा संबंध है, इससे वातावरण से सीधा संबंध है? नहीं संबंध है। और तार्किक चिंतन का अभाव, अभी भी इनमें तार्किक चिंतन का अभाव ही होता है।
इनमें तार्किक चिंतन का अभी भी अभाव होता है। अब जान लेते हैं तार्किक चिंतन क्या होता है। तार्किक चिंतन जैसे निष्कर्ष तक पहुंचने का संबंध, जो कोई भी हमारा, अगर हम कोई भी थ्योरी है या फिर कुछ भी ऐसे साइंस में ले लेते हैं कि कुछ भी प्रूव करने के लिए हमें निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ता है, उससे संबंध जो होता है वो तार्किक चिंतन होता है। और सिद्ध करने का चिंतन या चिंतन का जो तार्किक चिंतन होता है या चिंतन का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप होता है। समझ रहे हैं? पर ये बच्चों के अंदर अभी अभाव होता है। वह तर्क करेंगे पर उनके तर्क सही नहीं होते। समझ रहे हो? इसमें तर्क करेंगे पर उनके तर्क सही नहीं होते। ठीक। काम प्रवृत्ति का अभाव, इसमें काम प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे डेवलप करते हैं। अब पहले काम प्रवृत्ति सिर्फ इन्फेंसी स्टेज में रहती है और उसके बाद सीधे एडोलसेंस में आती है। जो चाइल्डहुड स्टेज रहती है उसमें काम प्रवृत्ति नहीं आती है। ठीक है। पियाजे द्वारा इसको क्या कहा गया है? यह पूर्व संक्रिया अवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेंगे कि पियाजे इसको क्या कहते हैं। जैसे फर्स्ट इन्फेंसी स्टेज को उन्होंने कहा था संवेदी प्रेरक अवस्था, उसी तरीके से पियाजे ने प्रारंभिक बाल्यावस्था को क्या कहा है? पूर्व संक्रिया अवस्था। तो अब हम देखेंगे कि मध्य बाल्यावस्था क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के लिए होता है। अब हम इसकी विशेषताएं जान लेते हैं कौन कौन सी चीज में होती है। सबसे पहले जानते हैं तार्किक चिंतन का प्रारंभ। अब हमने देखा था अर्लियर चाइल्डहुड में तार्किक चिंतन का अभाव रहता है, पर इसमें तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। तार्किक मतलब किसी चीज को देखकर तर्क करना। ठीक। आज्ञात्मक चिंतन, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2 टाइप के चिंतन होते हैं। एक आज्ञात्मक चिंतन होता है और एक निम्नात्मक चिंतन होता है। आज्ञात्मक मतलब इंडक्टिव और निम्नात्मक मतलब डिडक्टिव। ठीक है। अब आगमनात्मक क्या होता है? आगमनात्मक मीन्स होता है कि किसी विशिष्ट से सामान्य की तरफ या फिर उदाहरण से नियम की तरफ, और निम्नात्मक इसी के जस्ट अपोजिट होता है कि नियम से उदाहरण की तरफ प्लस समान से विशिष्ट की तरफ। वही मैंने बताया है कि 2 टाइप के तर्क होते हैं, एक आगमनात्मक और दूसरा निम्नात्मक। उदाहरण से नियम, विशिष्ट से समान, नियम से उदाहरण और समान से विशिष्ट। अब तीसरा है अमूर्त तार्किक चिंतन का अभाव। जैसे मैंने बताया कि तार्किक चिंतन का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, पर मूर्त मतलब जो इनके सामने है, जो चीज ये देखेंगे उसी के बारे में चिंतन करेंगे, ना कि अमूर्त तार्किक चिंतन का प्रारंभ होगा। नहीं, इनके अंदर अमूर्त तार्किक चिंतन का अभाव होता है। अब सबसे अच्छी चीज इसमें विकेंद्रण हो जाता है। विकेंद्रण मतलब उसमें जो केंद्रण था अर्लियर चाइल्डहुड में, मतलब पूर्व बाल्यावस्था में जो केंद्रण था, इसमें विकेंद्रण हो जाता है। अब बच्चा किसी भी चीज के एक पक्ष को नहीं, दोनों पक्ष को देखकर समझ जा सकता है, वो होता है विकेंद्रण। 5वां है यथार्थ कल्पना या अवास्तविक कल्पना, पर बच्चा अभी भी इसमें अवास्तविक कल्पनाएं करता है। अब 6 है इसमें वर्गीकरण मतलब कोई भी चीज बच्चा अगर देख रहा है तो उसको समझने के पहले छोटे छोटे खंडों में तोड़ करके तब उसको समझ लेता है। संगठन यानी उसमें था संरक्षण था जो बच्चा नहीं कर पाता। जैसे मान लो कोई चीज है, एक आपके सामने एक चौड़ी चीज रखी है, एक ग्लास रख दिया है और एक लंबा चीज रख दिया गया है, ठीक है, पर इनकी क्वांटिटी दोनों की सेम है। अब बच्चा इसमें ये चीज समझ सकता है कि अगर क्वांटिटी सेम है तो इसकी लंबाई ज्यादा हो या चौड़ाई ज्यादा हो उससे मतलब नहीं रहेगा, दोनों में जो भी चीज रखी जाएगी वह सेम आएगी। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा कि विकेंद्र मतलब कि अब बच्चा किसी भी चीज का दोनों पक्ष देख ले रहा है, और संगठन यानी कि अब वह बच्चा समझ रहा है कि कोई चीज अगर जैसे 3 + 4 = 7 है, तो अगर हम ये पूछेंगे 7 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो बच्चा अब यह चीज समझना स्टार्ट कर देता है। ठीक, फिर नैतिक विकास का काल मतलब कहाँ कैसे क्या बोलना है, कैसे रहना है, इसके अंदर मोरल चीजें अब डेवलप हो जाती हैं। प्रतिद्वंदिता का काल मतलब अपने सहपाठियों से हम वह
कितना नंबर ला रहा है, वह कितना अच्छा बोलता है, वह कितना अच्छा दौड़ता है, वह कितना अच्छा पढ़ लेता है, मैं भी उससे ज्यादा पढ़ूंगा या फिर मैं भी उससे ज्यादा ये चीजें कर लूंगा। उनके अंदर प्रतिद्वंदना का काल आ जाता है, स्मृति का काल। मतलब बच्चे अब थोड़ी देर के लिए मतलब जो चीजें उनके साथ हो रही हैं या फिर जो भी घटित हो रही हैं वो देख रहे हैं, उनकी स्मृति तैयार होने लग रही है, मतलब स्मृति का काल हो जा रहा है। ठीक है, अब ये पियाजे के अनुसार, अब पियाजे के अनुसार मैंने दोनों में बताया था, तीसरे में बता रहा हूँ, पियाजे के अनुसार इस अवस्था को मूर्त संक्रिय अवस्था कहते हैं। और इसी में हम कुछ चीजें और समझ लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीधे पूछा जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जीवन का अनोखा काल किसको कहते हैं, गंदी आयु का काल किसे कहते हैं, और स्फूर्ति का काल कहते हैं। जीवन का अनोखा काल मतलब सबसे अनोखा काल होता है यह, और सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें रहती है, और सबसे गंदी आयु का काल भी यही होता है, यही। तो अब हम जानेंगे एडोलसेंस यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था देखते हैं, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं एज कब से कब तक होती है, 12 से 18 या 18 से प्लस होती है, इनकी 12 प्लस होती है, ये जान लेते हैं इनकी एज। ठीक है, सबसे पहले होता है वृद्धि का स्फुरण काल, यानी लंबाई, भार व क्षमता में अचानक तीव्र वृद्धि हो जाती है। एक चीज ध्यान देंगे हम कि जो हमारा शैशवावस्था था उसमें भी लंबाई, भार में, क्षमता में वृद्धि होती थी, पर अचानक से अगर हो रही है तो वो किशोरावस्था में है। क्वेश्चन सीधे पूछेंगे, लंबाई, भार व क्षमता में वृद्धि होती है, अगर वृद्धि हो रही पूछ रहे हैं तो वो इन्फेंसी स्टेज में आता है, यानी शैशवावस्था में आता है। पर अगर अचानक तीव्र वृद्धि पूछ रहे हैं तो किशोरावस्था आता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये बहुत क्वेश्चन फंसाते हैं सीटेट के। ठीक है, युवा होने के लक्षण आते हैं। ठीक है, युवा होने का मतलब इसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ लड़कियों में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और कुछ लड़कों में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लड़कियों में जैसे उनके ब्रेस्ट वगैरह और जहां हार्मोन्स वगैरह होते हैं, और लड़कों में दाढ़ी वगैरह और सब आ जाता है। परिवर्तन का काल मतलब उनमें अलग अलग से चेंज देखने को मिलता है, लड़कों में या लड़कियों में या फिर जो भी युवा हैं जो 12 से 18 वर्ष के हैं, उनमें तेजी से परिवर्तन अचानक आता है कि उनका हाइट बढ़ जाना या फिर उनका क्या कहते हैं भार बदल जाना, हाँ, और उनमें अलग तरीके से बोली, भाषा, जैसे ग्रुपिंग होने लगती है इसमें, तो वो उस ग्रुपिंग का नकल करने लगते हैं, कोई अच्छी चीज में कोई बुरी चीज में, तो परिवर्तन का काल होता है। इसमें परिवर्तन भी बहुत तेज होता है। संवेगात्मक विकास का काल, अब इसमें भाव बहुत तेज बदलते हैं, इसमें भाव बहुत तेज बदलते हैं कि आप कोई भी चीज देखकर भावनात्मक हो जाना, उसके सापेक्ष ये होता है। पर इसमें जो है एक चीज और होती है कि भावों का प्रबंधन इसमें नहीं हो पाता। ये किसी भी भाव को, चाहे इनके अंदर खुशी का आ रहा है, चाहे खुशी का भाव आ रहा है, चाहे खुशी का या फिर इनके दुख का, दोनों का, चाहे इनमें खुशी का भाव उठ रहा है चाहे दुख का, पर ये कोई भी भाव अपने कंट्रोल करने में असक्षम होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये है स्टैनले हॉल के अनुसार हम जानते हैं कि तनाव, झंझावट और तूफान का काल होता है। स्टैनले हार्ट एक क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार कि तनाव, झंझावात और तूफान का काल किसने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है। देख रहे हैं आप, जब भावों का प्रबंधन होगा ही नहीं तो उसमें तनाव और झंझावात और तूफान तो उठेंगे ही, सीधी सी बात है। संवेगात्मक, इसमें संवेगात्मक विकास होता है, पर ये अपने भावों को प्रबंधन नहीं कर पाएंगे तो इनके अंदर सीधी सी बात है तनाव, झंझावात, तूफान का काल होता ही है, और इसी को स्टैनले हॉल ने कहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब विद्रोह का काल आता है। विद्रोह के काल में एक मैं आपको थ्योरी बताता हूं, ओके एंड नॉट ओके थ्योरी। अब ओके और नॉट ओके थ्योरी, जब बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में रहता है, बाल्यावस्था में रहता है, वो कहता है ठीक है आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। बट जब बच्चा एडोलसेंस में आ जाता है वो कहता है आई एम नॉट ओके बट यू आर आल्सो नॉट ओके। यही है ओके और नॉट ओके थ्योरी, कि बच्चा इसमें कहता है आई एम नॉट ओके बट यू आर आल्सो नॉट ओके। नॉट ओके थ्योरी होता है not okay but you are also not okay। ये okay and not okay थ्योरी है कि बच्चा इसमें कहता है कि विद्रोह करता है ना इसमें भाई, कि विद्रोह का काल ये होता है कि ओके एंड नॉट ओके थ्योरी से हम समझ सकते हैं। कहता है कि मैं सही हूं, मैं सही नहीं हूं, पर आप भी सही नहीं है।
ठीक है। मित्रों में घनिष्ठता, इसमें गैंगवार शुरू हो जाता है, अनेक अलग अलग जो है ग्रुपिंग होने लगती है, मेच्योरिटी आ जाती है इनमें, और मित्रों में घनिष्ठता होती है। ठीक है। अमूर्त तार्किक चिंतन, अब इसमें अमूर्त तार्किक चिंतन स्टार्ट हो जाता है। अब इनके सामने कोई भी आप जो है चीजें रखोगे उसके बारे में तो बता ही लेंगे, प्लस आप कहोगे ये चीज आप सोच कर दिखाओ या फिर इसकी कल्पना करो, कॉन्सेप्चुअल जो है थॉट्स जो होते हैं इनमें आ जाता है। अमूर्त तार्किक चिंतन करने की क्षमता आ जाती है। इनमें निगमनात्मक चिंतन भी आ जाता है कि जो नियम से उदाहरण, आप नियम दोगे उससे उदाहरण बता देंगे, आप कोई रूल बताओगे उससे उदाहरण बता देंगे, कोई समान चीज दोगे उसी से रिलेटेड कोई विशिष्ट चीज बता देंगे, ये होता है स्व का काल। अब इसमें एक राइटर हमारे सिगमंड फ्रायड, इन्होंने बताया कि बच्चा जो है आत्म प्रेम यानी स्व प्रेम करता है। कि जो बच्चे और बच्चियां दोनों लोग होते हैं शीशों के सामने घंटों बैठे रहते हैं और बाल संवारते रहते हैं, फेस देखते रहते हैं, वही होता है आत्म प्रेम। यानी इसको एक वर्ड और दिया है सिगमंड फ्रायड ने, नर्सिसिज्म दिया है, इसको सिगमंड फ्रायड ने दिया है, जो स्व का काल किया जाता है। अब काम प्रवृत्तियां इसमें बहुत हावी हो जाती हैं। काम प्रवृत्तियां जैसे शैशवावस्था में होती हैं, जो अंगूठा चूसना ये सब होता है, और बाल्यावस्था में नहीं रहती हैं, पर किशोरावस्था में ये हावी हो जाती हैं। और डेटिंग होता है इसमें, डेटिंग यानी लड़के और लड़कियां डेटिंग करते हैं और वह एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।